नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। टीएमसी ने दावा किया है कि ममता की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को हटा दिया गया है, तो दूसरी तरफ झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने शानदार जीत के साथ बाजी मारी, लेकिन जेडीएस पूरी तरह ढेर हो गई। वहीं शिवसेना यूबीटी में बागी सांसदों ने अपनी बगावत की वजह कांग्रेस को ठहरा दिया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप ये बुलेटिन वहां पर भी देख सके। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। ममता बनर्जी की सुरक्षा में बदलाव पर टीएमसी ने राजनीतिक साजिश का गंभीर आरोप लगाया। झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को बड़ा झटका, एनडीए को मिला फायदा। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर मजबूत प्रदर्शन किया, जेडीएस हारी। उद्धव के बागियों का लोकसभा स्पीकर को पत्र, कांग्रेस को बताया शिवसेना छोड़ने की वजह। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बाद स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता की तैयारी हुई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इसका मतलब है कि बागी टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। जस्टिस कृष्णा राव की अदालत ने साफ कहा कि शुरुआती तौर पर उन्हें ऐसा कोई भी मामला नजर नहीं आता जिसके आधार पर अंतरिम राहत दी जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत आधार और संतुलन साबित नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। इधर ममता को हाईकोर्ट ने झटका दिया, उधर सुरक्षा भी हटा ली गई। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश करार दिया। टीएमसी का कहना है कि ये कोई आम प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी को अलग थलग करने और उनकी सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी ने दावा किया कि जिन सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया है वो कई सालों से ममता बनर्जी के साथ तैनात थे। कुछ तो उनके रेल मंत्री रहने के समय से उनकी सुरक्षा संभाल रहे थे। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने भी एक्स पर लिखा कि उनके घर पर तैनात सुरक्षा हटाने के पीछे कोई गलत मंशा हो सकती है और दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरों को भी टेप से ढक दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि टेलीग्राम एक डार्क वेब बन गया है। टेलीग्राम को कई बार कहा गया कि वो संदिग्ध और अवैध चैनलों पर रोक लगाए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि टेलीग्राम की बनावट ही ऐसी है कि एक अकाउंट से कई बॉट बनाए जा सकते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने दावा किया कि इसी वजह से अपराधी तेजी से नेटवर्क बदलकर जांच एजेंसियों से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ टेलीग्राम की ओर से दलील दी गई कि उन्हें कई आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की कोशिश की है और डिवाइस लेवल ब्लॉकिंग जैसे सुझाव भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या कुछ लोगों की गलतियों के चलते सभी यूजर्स के अधिकार छीने जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि क्या टेलीग्राम पर लगी रोक आगे जारी रहेगी या इसको राहत मिल जाएगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और पूरे इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका दिया। क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई, जबकि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने दूसरी सीट पर जीत दर्ज कर ली। ये पूरा खेल उस समय बिगड़ गया जब आरजेडी और सीपीआई-एमएल लिबरेशन के कुछ विधायकों ने गठबंधन लाइन से हटकर वोटिंग कर दी। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से जीत के लिए 28 वोट जरूरी थे। जेएमएम उम्मीदवार वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले और उन्होंने एक सीट जीत ली, लेकिन दूसरी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा सिर्फ 20 वोटों को हासिल कर पाए। वहीं परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, हालांकि 2 वोट अमान्य घोषित हो गए। बताया जा रहा है कि आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए नाथवानी के पक्ष में मतदान कर दिया, जिससे पूरा समीकरण बदल गया। अगर ये क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो इंडिया ब्लॉक आसानी से दोनों सीटें जीत सकता था। कर्नाटक में विधान परिषद की 7 सीटों के चुनाव में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि बीजेपी को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं जेडीएस इस चुनाव में पूरी तरह पिछड़ गई और उसका एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया। बीजेपी की तरफ से लिंगराज पाटिल और रघु आर ने जीत हासिल की। इस चुनाव में सबसे बड़ा ड्रामा आखिरी सीट को लेकर देखने के लिए मिला,
जहां मुकाबला बेहद कड़ा हो गया था और नतीजा क्रॉस वोटिंग से तय हुआ। 81 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का समर्थन जरूरी था और इसी वजह से हर वोट की कीमत बढ़ गई थी। कांग्रेस ने अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए पहले ही रिजॉर्ट में ठहराया था और मॉक पोलिंग भी कराई थी ताकि कोई गलती ना हो, लेकिन वोटिंग के दौरान सेकेंड प्रेफरेंस वोटों ने पूरा खेल बदल दिया और कांग्रेस के विनय कार्तिक ने आखिरी सीट अपने नाम कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फ्रांस दौरे के दौरान पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी मिस्ट्रेल एआई के सीईओ और को फाउंडर आर्थर मेंट से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में एआई टेक्नोलॉजी को लेकर तेजी से बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। मिस्ट्रेल एआई एक यूरोप की प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो बड़े लैंग्वेज मॉडल्स और एडवांस्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। इस मुलाकात को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और यूरोप के बीच सहयोग की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है। वहीं विवा टेक 2026 इवेंट में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज तेजी से तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के करीब आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत में हो रहे हैं, जो देश की डिजिटल ताकत को भली भांति दिखाता है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। शिवसेना यूबीटी के बागियों ने बताई बगावत की वजह। अमेरिका ईरान समझौते का अगला पड़ाव स्विट्जरलैंड में। अमेरिका ईरान युद्ध में एआई हथियार बना ग्रॉक 2। मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी छोड़ने वाले 6 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को दिए अपने प्रस्ताव में दावा किया है कि उन्हें डर था कि आने वाले समय में पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया जा सकता है। इसी आशंका ने उन्हें बगावत का रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। बागी सांसदों का कहना है कि बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना कांग्रेस की नीतियों के विरोध और हिंदुत्व की राजनीति के लिए की थी। ऐसे में कांग्रेस के साथ जाना, उसमें विलय की किसी भी अटकलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सांसदों ने आरोप लगाया कि मौजूदा नेतृत्व लगातार वैचारिक समझौते कर रहा था और इससे पार्टी की पहचान पर खतरा मंडरा रहा था। प्रस्ताव में संजय राउत के एक बयान का भी जिक्र किया गया है। सांसदों का दावा है कि जब राउत ने सार्वजनिक तौर पर टीएमसी को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी, तभी उनके मन में ये शक पैदा हुआ कि भविष्य में शिवसेना यूबीटी को भी कांग्रेस के करीब ले जाया जाएगा। इसी वजह से पार्टी नेतृत्व पर उनका भरोसा टूटा और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बाद अब शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में दोनों देशों के प्रतिनिधि पहली औपचारिक बातचीत के लिए आमने सामने बैठ सकते हैं। इस बैठक में पाकिस्तान और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा हाल ही में हुए शांति समझौते को जमीन पर लागू करना होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। उनके मुताबिक पहले कदम के तौर पर ईरान ने हॉर्मुज को फिर से खोल दिया और अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने का फैसला कर लिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका ईरान के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि युद्ध के दौरान ईरान पर हमला करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग डीओजी के अनुसार एलन मस्क की कंपनी XAI का टूल ग्रॉक अब सीधे सैन्य ऑपरेशंस में मदद कर रहा है। पेंटागन के एआई प्रमुख कैमरन स्टैनली के हलफनामे के मुताबिक ग्रॉक को अमेरिकी सेना के प्रोजेक्ट मेवेन में शामिल किया गया। ये वही प्रोग्राम है जो एआई की मदद से दुश्मन के टारगेट पहचानने और उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बयान में दावा किया गया कि इस सिस्टम की मदद से कुछ ही दिनों में हजारों टारगेट्स पर हजारों हथियार दागे गए। ये खबर लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए बन गई क्योंकि पहले ही एआई से होने वाले खतरों को लेकर बहस तेज हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है। करीब 200 ड्रोन मॉस्को और आसपास के इलाकों की ओर भेजे गए, जिससे कई जगह जोरदार धमाके हुए और आग लग गई। हमले के बाद आसमान में काले धुएं के घने गुबार दिखाई दिए, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। रूस के मुताबिक इस हमले में 17 लोग घायल हुए हैं, जबकि दक्षिणी रोस्टोव क्षेत्र में एक तेल भंडार केंद्र पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी भी निशाने पर रही। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में धमाके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेल टैंक का विशाल ढक्कन हवा में कई मीटर ऊपर तक उछल गया। इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला कीव पर रूस के हालिया हमले का जवाब है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.